हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, तो आज उसी के ही बचे हुए पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। हाउ डू वी ब्रीथ? ठीक है, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो हम ब्रीदिंग की मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, मतलब कि ब्रीदिंग की जो क्रियाविधि होती है, किस तरह से ब्रीदिंग होती है, उसके क्या प्रोसेस रहती है, ये सारी हम चीज़ें इसके मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, तो क्या होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जो एयर होती है वो हमारी नाक से हम लेते हैं। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. तो जब हम एयर को लेते हैं हमारी नाक से, मतलब हम जब सांस लेते हैं, है ना, तो क्या होता है कि इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी। तो वो जो एयर होती है वो नॉस्ट्रिल्स से, है ना, जो नाक के जो छेद होते हैं, ठीक है, जो जिस नॉस्ट्रिल्स मतलब नासा छिद्र, है ना, तो नाक के जो छेद होते हैं, छिद्र जो होते हैं, उनसे वो एयर पास होते हुए किस में जाती है, नेजल कैविटी में जाती है। मतलब उनसे वो एयर जो होती है, सांस जो होती है, वो नॉस्ट्रिल्स से गुजरते हुए नेजल कैविटी में जाती है। नेजल कैविटी को क्या कहेंगे? नेजल कैविटी होती है नासा गुहा। ठीक है, फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। ठीक है, तो क्या होता है कि नेजल कैविटी से जो एयर पास हो रही है, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में जा रही है, जो नासा गुहा में जा रही है, तो वहां से जो एयर है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, लंग्स मतलब हमारे जो फेफड़े हैं वहां तक वो एयर पहुंचती है थ्रू द विंड पाइप। और किसके जरिए पहुंचती है? विंड पाइप के जरिए पहुंचती है। श्वास नली, विंड पाइप मतलब श्वास नली, तो श्वास नली के जरिए एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। और लंग्स कहाँ पर होते हैं? लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी में। ठीक है, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। और ये जो कैविटी होती है ना, ये क्या होती है कि मतलब साइड से, तो साइड से जो रिब्स निकलती है, रिब्स मतलब पसलियां, जो पसलियां निकलती हैं, है ना, उनसे ये कैविटी क्या होती है? सराउंडेड होती है, मतलब घिरी हुई रहती है। पसलियों से ये कैविटी क्या होती है? घिरी हुई रहती है। ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम्स फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है, ठीक है, एक बड़ी मांसपेशियों से बनी हुई एक शीट होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे डायफ्राम कहते हैं। फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। और ये कहाँ होती है? ये चेस्ट कैविटी के फ्लोर पर बनी हुई होती है। मतलब जो चेस्ट कैविटी है उसका जो निचला हिस्सा है, उसका जो फ्लोर है, पार्ट है ना, वो किसका बना होता है? डायफ्राम का, या हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है? डायफ्राम होता है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। तो जब ब्रीदिंग होती है तो ब्रीदिंग में मूवमेंट होती है किन किन चीज़ों की? डायफ्राम की और रिब केज। जो हमारा डायफ्राम है और जो रिब केज है ना, पसलियों से बना हुआ एक केज, जो मतलब रिब केज है ना, तो इनमें क्या होती है? मूवमेंट होती है। मतलब जब श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, ब्रीदिंग होती है, जब श्वसन क्रिया होती है, तो क्या होता है कि उसमें डायफ्राम और जो रिब केज होता है उनमें भी मूवमेंट होती है, उनके अंदर भी मतलब हलचल होती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। क्या होता है कि जब इनहेलेशन होता है, जब सांस अंदर लेते हैं, तब क्या होता है कि जो रिब्स होती हैं, जो पसलियां हैं, ये बाहर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, जो पसलियां होती है, मतलब ये मूव अप, मतलब ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ ये मूव करती हैं। एंड आउटवर्ड्स, और बाहर की तरफ, है ना। मूव अप मतलब कि ऊपर की तरफ, और आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ ये
निकलती हैं। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, मतलब जब सांस लेते हैं तो क्या होती है, पसलियाँ ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकलती हैं, है ना, बाहर की तरफ मूव करती हैं, ऊपर की तरफ भी होती हैं और बाहर की तरफ भी मूव करती हैं। और जब जो हम डायफ्राम होता है ये क्या होता है कि ये नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ चला जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। तो क्या होता है कि दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। तो ये जो मूवमेंट होती है, ठीक है, इनहेलेशन से ये जो मूवमेंट होती है तो क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है ना, उसमें क्या उसका जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब उसके जो जगह होती है ना, स्पेस मतलब जगह, तो जो उसकी जगह होती है उसका जो स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स, और फिर जो एयर होती है वो लंग्स में भर जाती है ना, फेफड़ों में हवा चली जाती है, एयर चली जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, और लंग्स क्या हो जाते हैं, एयर से फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ribs move down and inwards while diaphragm moves up to its former position। तो एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, जब मतलब सांस छोड़ते हैं तब जो रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ होती है वो मूव डाउन करती हैं, है ना, वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। एंड इनवार्ड, है ना, नीचे की तरफ चली जाती हैं। और क्या होता है कि वाइल डायफ्राम मूव्स अप, और जो डायफ्राम होता है ये मूव्स अप करता है। और जो इनहेलेशन होता है तब तो डायफ्राम मूव्स डाउन करता है, और जब एक्सहेलेशन होता है, जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम मूव्स अप करता है, ऊपर की तरफ आता है टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। जिस पोजीशन में वो पहले था उस पोजीशन में वो वापस अपने आ जाता है, कौन, डायफ्राम। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो इनहेलेशन में तो क्या होता है कि चेस्ट कैविटी का जो स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि चेस्ट कैविटी का जो साइज होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, है ना। अब इनहेलेशन में तो क्या हुआ था, लंग्स में एयर आ गई थी, है ना, फिल्ड अप हो गया था। और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि लंग्स से एयर बाहर निकाल दी जाती है। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली। तो ये जो मूवमेंट होता है ये हमारी बॉडी के द्वारा ईजिली हो जाता है। टेक अ डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लो, और कीप योर पाम ऑन द एब्डोमन। ठीक है, और अपने हथेली को अपने पेट पर रखो। एब्डोमन मतलब पेट। ठीक है, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमन। और फिर जो मूवमेंट होती है ना, गहरी सांस लेने के बाद में क्या करना है, पेट पर हथेली रखना है ना, और पाम मतलब हथेली, तो हथेली रखना है। और जो मूवमेंट होती है एब्डोमन में, है ना, पेट में जो मूवमेंट होती है उसे फील करना है, महसूस करना है। व्हाट डू यू फाइंड, तो आपने क्या पाया। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। ठीक है, तो क्या हमने इस ब्रीदिंग के दौरान हमने क्या जाना कि जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व्ड इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। तो बच्चे क्या करते हैं कि मतलब कि चेस्ट को मतलब फैलाने का, है ना, मतलब बाहर की तरफ मूव करने का, और ये सब क्या करते हैं, ये कंपटीशन करते हैं बच्चे, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट शी या ही कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम। ठीक है, तो हर कोई क्या करता है कि, है ना, मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ही हो चाहे शी हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतलब दिखावा करने की कोशिश करते हैं, चेस्ट को मतलब कि मूव अप करने की, और
मतलब ऐसे कहते हैं ना कि मतलब कौन किसकी अपना छाती चौड़ी है, कौन अपनी छाती चौड़ी करके दिखा सकता है, इस तरह का वो मतलब वो एक्टिविटी बच्चे करते हैं। हाउ अबाउट डूइंग द एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटी क्लास में क्लासमेट्स के साथ में बच्चे अपने मतलब इस तरह की एक्टिविटी इस तरह के कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी दी गई है, टेक अ डीप ब्रीथ। ठीक है, गहरी सांस लीजिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप। ठीक है, तो क्या करना है कि चेस्ट का नाप लेना है मेजरिंग टेप से। ठीक है, मेजर करना है, चेस्ट के साइज को नापना है जो मेजरिंग टेप होती है उससे। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। ठीक है, 10.2 टेबल दी हुई है, उसमें उस रिकॉर्ड को लिखना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके। फिर मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। अभी मैंने आपको जस्ट पहले इस बताया कि मतलब बच्चे इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि मतलब किसका चेस्ट ज़्यादा फैलता है, किसका फूलता है ना, बाहर किसका ज़्यादा निकलता है चेस्ट, वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड। ठीक है, तो क्या करना है कि चेस्ट का दोबारा साइज जो है मेजर करना है, नापना है जब वो फैल मतलब आप चेस्ट को जब मतलब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि जब चेस्ट को जब फैलाएंगे, ठीक है, एक्सपेंडेड मतलब उसको फैलाना है ना, या फुलाना कह सकते हैं हम। तो तब क्या करना है कि उस चेस्ट की जो साइज होती है उसे दोबारा मेजर करना है, नापना है। एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। फिर क्या करना है कि देखना है कि कौन से क्लासमेट का मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट है, मतलब कि किसको कौन अपने चेस्ट को सबसे ज़्यादा फैला रहा है, ज़्यादा फुला रहा है, वो उस मतलब कि देखना है, इंडिकेट करना है। तो ये कुछ एक स्टूडेंट्स के द्वारा की गई एक्टिविटी है जिसे 10.2 टेबल में जिस रिकॉर्ड को उसमें लिखना है। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। हम इस मैकेनिज्म को एक सिंपल मॉडल के द्वारा भी ये जो ब्रीदिंग है इसको समझ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है इसे हम एक सिंपल मॉडल के जरिए भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब आगे है इसमें हाउ डू वी ब्रीथ आउट। ठीक है, टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास और प्लास्टिक बॉटल। ठीक है, एक सिलेंडर लेना है। ठीक है, और क्या करना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक साफ सुथरी टेस्ट ट्यूब लेनी है, या फिर ग्लास या प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। फिर क्या करना है कि मेक अ होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। और क्या करना है कि उसमें एक होल बनाना है ना, इन इट्स लीड, तो उसका जो ढक्कन होता है उसमें एक होल बनाना है। और क्या करना है, एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल, और उसे बॉटल पर फिक्स करना है। पॉर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और उसके अंदर क्या करना है, जो फ्रेश तैयार किया हुआ जो लाइम वाटर होता है वो टेस्ट ट्यूब में डालना है। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रो द होल इन द लीड इन सच अ वे दैट द टिप्स इन लाइम वाटर। और फिर क्या करना है कि इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, और अंदर उसके क्या डालना है, प्लास्टिक स्ट्रॉ डालना है उस हॉल के जरिए, जो कि किस पर है, लीड पर जो हॉल बनाया है। ये मतलब ये एक तरीके की एक्टिविटी है जिसमें मतलब बता रहे हैं कि भाई हाउ डू वी ब्रीथ आउट, है ना। तो क्या है कि जो लीड पर जो हॉल बनाया था उसके अंदर क्या करना है, स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्ट्रॉ डालना है। फिर इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर, और जो स्ट्रॉ डाली है उस हॉल से, है ना, तो वो स्ट्रॉ लाइम वाटर में डिप करनी चाहिए, है ना, मतलब डूबनी चाहिए लाइम वाटर में।
नाउ ब्लो जेंटली थ्रो द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। फिर अब क्या करना है, उसके अंदर थोड़े टाइम के लिए स्ट्रॉ से हवा पास करनी है, ब्लो। ठीक है, ब्लो मतलब उसके अंदर फूंक मारना है थोड़े टाइम के लिए स्ट्रॉ में। फिर इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। ठीक है, तो क्या होता है कि बाद में क्या है कि इसमें नोटिस करना है कि लाइम वाटर की उपस्थिति में कोई चेंज आया, मतलब कि जो लाइम वाटर है ना, उसमें कोई चेंज आया। अपीयरेंस मतलब कि उपस्थिति, तो उसमें जो लाइम वाटर भरा है ना, उसमें कोई चेंज, कोई परिवर्तन आया। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू लर्न इन क्लास 6, है ना। तो आप इसे, ये जो चेंजेस हैं, है ना, आपने जो इसमें जो चेंज नोटिस किया है, उस बेसिस पर उन सबको आप मतलब कि यू लर्न इन चैप्टर 6। तो आपने चैप्टर 6 में ये पहले पढ़ लिया है ना। तो चैप्टर 6 में आपने जो पढ़ा है ना, उस बेसिस पर, उस आधार पर क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे आप मतलब डिटेल में बता सकते हैं। तो यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, तो उनमें, उस सांस में उस जो हवा होती है, जो एयर होती है, उसमें गैसेस का मिक्सचर होता है। गैसेस का मतलब उसमें काफ़ी सारी अलग अलग उसमें गैसेस होती हैं। एक ऐसा नहीं है कि हमें ऑक्सीजन की नीड है, हमें सांस में ऑक्सीजन लेनी है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे एयर, मतलब सांस के साथ में, एयर में जो है वो ऑक्सीजन वो सांस के साथ में जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा होता है कि बहुत सारी जो एयर जो में जो मौजूद गैसेस होती हैं, है ना, मतलब मिक्सचर जो होता है उसे हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हो। तो कहने का मतलब है कि जब सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो उस एयर में, है ना, उस सांस में, उस एयर में गैसों का मिश्रण होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस उसमें होता है। व्हाट डू वी एक्सहेल, है ना, आप क्या एक्सहेल करते हैं, आप मतलब सांस में आप क्या छोड़ते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं। तो डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलोंग विद इट। तो क्या आप सिर्फ सांस के जरिए आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं, सिर्फ आप कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, उसके साथ में। तो ये क्वेश्चन किया गया है। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयरेंस ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप, एक मिरर है, कोई शीशा है, उस पर आप जब सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उस पे मॉइस्चर की एक फिल्म बनती है, मतलब उसकी जो सरफेस होती है, अपीयर्स ऑन इट सरफेस, उसकी जो सरफेस होती है मिरर की, ठीक है, मिरर की जो सरफेस मतलब सतह, तो मिरर की उस शीशे की जो सतह होती है उस पर क्या होता है कि मॉइस्चर आ जाता है। होता है ना कि बच्चे खेल खेल में क्या करते हैं, कई बार जो अपने मिरर होता है ना, कांच होता है, मिरर के ऊपर वो क्या करते हैं, शीशे पर हवा छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ते हैं तो उस पर क्या है कि ये ना उसकी सतह पे मॉइस्चर आ जाता है, नमी सी आ जाती है ना, फिर उस पे वो कुछ ना कुछ लिखते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो इस तरह का तो आपने जनरली देखा होगा, है ना, ऑब्जर्व किया होगा कि मिरर पे सांस छोड़ने पर क्या होता है, उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, उसकी सरफेस पे, उसकी सतह पे। तो क्या होता है, फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम। ठीक है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, है ना, ये जो बूंदें होती हैं मॉइस्चर की, नमी की, मॉइस्चर मतलब नमी, तो ये जो मॉइस्चर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, है ना, जो नमी की जो बूंदें होती हैं, ये कहाँ से आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके अंदर ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स।
Animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings. ठीक है, तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, है ना, हाथी, शेर जो है, काउज हैं, गायें, है ना, बकरियां, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, है ना, छिपकलियां वगैरह, स्नैक्स, बर्ड्स, है ना, इनके जो लंग्स होते हैं वो किस में होते हैं? चेस्ट कैविटीज में होते हैं। जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उन्हीं की तरह इन सारे एनिमल्स में क्या होती है कि जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो चेस्ट कैविटी में होते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, है ना, तो मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो उनके पास में हमेशा ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं उनके पास में ब्रीथ करने के लिए। लेट अस फाइंड आउट, मतलब कि जो एनिमल्स अभी आपको मैंने बताया है ना, इनके अंदर तो क्या होते हैं कि जो लंग्स होते हैं वो चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, मनुष्य में होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो दूसरे जीव होते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? तो डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, मतलब इनके अलावा, ये जो एनिमल्स के नाम बताए हैं, इनके अलावा जो बाकी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर भी क्या ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं? तो लेट अस फाइंड आउट। तो कॉकरोच, अ कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, तो कॉकरोच के क्या होता है कि बॉडी के साइड्स में, है ना, बॉडी के एक तरफ क्या होता है कि उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, मतलब कि छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, है ना, जो दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं दूसरे, उनमें भी इसी की तरह, इसके जैसे ही सिमिलर ओपनिंग्स होती हैं, इसके जैसे ही छोटे छोटे छेद होते हैं बॉडी के साइड्स में, है ना, बॉडी के एक तरफ, मतलब साइड्स मतलब बॉडी के एक तरफ। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग होती है ये क्या कहलाती है? ये स्पाइरेकल्स कहलाती है, मतलब वायुमार्ग कहलाती है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया फॉर गैस एक्सचेंज। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। ठीक है, उनके अंदर एयर ट्यूब्स का नेटवर्क पाया जाता है, जो कि क्या कहलाता है? ट्रेकिया कहलाता है। और ये ट्रेकिया उनमें किसके लिए होता है? गैस एक्सचेंज के लिए होता है, गैस की अदला बदली करने के लिए इंसेक्ट्स में ये पाया जाता है ट्रेकिया। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रू स्पाइरेकल्स इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो एयर रशेज थ्रू स्पाइरेकल्स, है ना, स्पाइरेकल्स से क्या होती है कि ट्रेकियल ट्यूब्स में जाती है। ठीक है, जो एयर की जो ऑक्सीजन होती है, एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन है, वो स्पाइरेकल्स से किस में चली जाती है? ट्रेकियल ट्यूब में चली जाती है, जो ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं उनमें चली जाती है। डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू। ठीक है, एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और फिर ये किसमें? वहां से ये बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनमें जाके, और ये कहाँ जाती है? एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर एक सेल में ये जाती है, हर एक कोशिका में ये जाती है। क्या? ऑक्सीजन। Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles. ठीक है, इसके जैसे ही क्या होता है? ऑक्सीजन का तो अभी आपने देख ही लिया कि किस तरीके से ट्रैकियल ट्यूब से होते हुए वो बॉडी टिश्यू में जाती है, टिश्यूज में जाती है, और वो किस में जाती है? हमारी बॉडी के नहीं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है,
इंसेक्ट्स के, फिर वो बॉडी के हर एक सेल में जाती है, हर एक कोशिका में जाती है। फिर उसी के जैसे ही क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल से निकल के, है ना, सेल से निकल के वो ट्रैकियल ट्यूब में जाती है। ट्रैकियल ट्यूब से में जाने के बाद में एंड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरेकल। ट्रैकियल ट्यूब में जाने के बाद में फिर वो स्पाइरेकल से बाहर निकल जाती है। These air tubes or trachea are found only in insects। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्स होते हैं, ये जो ट्रेकिया होते हैं, है ना, these air tubes, है ना, तो ये जो एयर ट्यूब्स होती हैं, जो ट्रेकिया होते हैं, ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं? ये इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। ये ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना, ये किसी भी और एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। क्या? जो एयर ट्यूब्स होती हैं, जो ट्रेकिया होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें अर्थवॉर्म। ठीक है, जो केचुआ होता है उसके बारे में देखते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। तो क्लास 6 की बुक में आपने चैप्टर 9 में अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा होगा कि अर्थवॉर्म किस तरीके से ब्रीथ करता है, किस तरीके से सांस लेता है। तो क्या है? अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। तो अर्थवॉर्म जो होता है वो अपनी स्किन से सांस लेता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। ठीक है, तो जब अर्थवॉर्म को टच करते हैं तो उसकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट और स्लिमी होती है। टच करने पर मॉइस्ट और स्लिमी फील होती है। मॉइस्ट मतलब कि गीली गीली सी या नमी युक्त उसकी स्किन होती है, नमी वाली, और स्लिपी मतलब कि चिपचिपी होती है। गैसेस कैन इजिली पास थ्रू दैम। ठीक है, तो गैसेस जो है उसकी स्किन से इजिली मतलब पास हो जाती है, निकल जाती है। थ्रो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो जो फ्रॉग्स होते हैं, है ना, जो मेंढक होते हैं, उनमें ह्यूमन बींग्स की तरह लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, जोड़े में फेफड़े पाए जाते हैं। जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक होते हैं, उनमें, है ना, ह्यूमन बींग्स की तरह, जो मनुष्य होते हैं उनकी तरह, मतलब कि मनुष्य की तरह फ्रॉग्स में भी लंग्स क्या होता है कि जोड़ा पाया जाता है, पेयर में लंग्स पाए जाते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। और जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें मतलब ह्यूमन बींग्स की तरह पेयर ऑफ लंग्स तो पाए जाते हैं, लंग्स का एक जोड़ा पाया तो जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो अपनी स्किन से भी, है ना, अपनी जो चमड़ी होती है, अपनी जो स्किन होती है, उससे भी वो एयर को मतलब एयर को जो सांस जो होती है उसे छोड़ते हैं। ठीक है, स्किन से, है ना, ब्रीथ थ्रू मतलब सांस बाहर निकालते हैं स्किन से। विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। और वो कैसी होती है? वो भी मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, मतलब नमी वाली होती है, और कैसी होती है? चिपचिपी होती है। स्लिपरी मतलब चिकनी या चिपचिपी। अब नेक्स्ट है इसमें ब्रीदिंग अंडर वाटर। ठीक है, कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या आप पानी के अंदर सांस ले सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? दे आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। तो वो पानी में सांस कैसे लेते हैं? यू शुड स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प दैम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो फिश के अंदर जो गिल्स होते हैं, है ना, वो उसे हेल्प करते हैं किसमें? यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है ना, उसको यूज में लेने के लिए फिश में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, है ना। और फिश अपने गिल्स की हेल्प से क्या करती है? पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसे यूज करती है, उसे मतलब गेन करती है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन।
तो इसके अंदर जो गिल्स होते हैं वो इसकी स्किन के ऊपर एक उठा हुआ भाग होता है। प्रोजेक्शंस मतलब उठा हुआ, है ना। तो गिल्स कैसे होते हैं, स्किन के ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, उठा हुआ भाग होता है। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो गिल्स होते हैं ये ब्रीदिंग में कैसे हेल्प करते हैं, कैसे मदद करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्या होता है कि गिल्स जो होते हैं, है ना, इनके अंदर क्या होता है कि वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना। गिल्स में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अच्छी तरीके से गैस को एक्सचेंज करने के लिए वेल सप्लाइड होते हैं। ठीक है, मतलब गैस को एक्सचेंज करने के लिए, सप्लाई करने के लिए गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। नेक्स्ट है इसमें, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। ठीक है, क्या पौधे भी सांस लेते हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। तो क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि दूसरे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं की तरह जो प्लांट्स होते हैं वो भी जीने के लिए रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए अपने, उनमें भी क्या होता है, रेस्पिरेशन पाया जाता है, श्वसन की क्रिया उनके अंदर भी होती है। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। वो क्या करते हैं कि एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और वो क्या करते हैं, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organism। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या होता है, कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन इज यूज टू, तो जो ऑक्सीजन होती है ना, इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, है ना। उसका क्या यूज होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ब्रेक डाउन करता है ना। तो ग्लूकोज किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटता है। तो इसके लिए ऑक्सीजन का यूज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है एज इन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें। ठीक है, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो दूसरे जीव होते हैं, उनकी कोशिकाओं में क्या होता है कि ग्लूकोज जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ब्रेक डाउन होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन का यूज होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं, पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, है ना, उनके मतलब ईच पार्ट कैन, ठीक है, उनका हर एक भाग जो होता है कैन इंडिपेंडेंटली, ठीक है, स्वतंत्र रूप से क्या करता है, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है उसे स्वतंत्र रूप से वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधे का जो हर एक पार्ट होता है ना, वो क्या करता है, स्वतंत्र होता है, मतलब कि फ्री होता है, किसके लिए, जो एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है उसे ग्रहण करने के लिए। ठीक है, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो समझ में आया कि इन सब के लिए तो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, है ना, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का तो हर एक भाग, ईच पार्ट, हर एक भाग, है ना, क्या करता है कि एयर में मौजूद ऑक्सीजन को गेन करता है, ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इसके लिए ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata। ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उस पर टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। और ये किसके लिए होते हैं, फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए ये पोर्स बने हुए होते हैं, टाइनी पोर्स बने हुए होते हैं। Like all other living cells of the plants,
द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स। ठीक है, जो दूसरे जो लिविंग सेल्स होते हैं, है ना, प्लांट के, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, है ना। तो मतलब क्या होता है कि लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स के जो दूसरे जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके जैसे ही क्या होता है कि द रूट सेल्स, उनके जैसे ही जो रूट सेल्स होती हैं, है ना, जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, है ना। उन्हें भी किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उन्हें भी, जो रूट सेल्स होती है उन्हें भी ऑक्सीजन की नीड होती है। और किसके लिए होती है? जनरेट एनर्जी, एनर्जी को जनरेट करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए, है ना, उनको भी ऑक्सीजन की नीड होती है। मतलब कि लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके जैसे ही उनकी जो रूट सेल्स होती हैं, ठीक है, जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो रूट्स क्या करते हैं कि एयर को ऊपर की तरफ भेजते हैं। ठीक है, फ्रॉम द एयर स्पेस, है ना, जो सॉइल पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर जो सॉइल पार्टिकल होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, बीच की जो जगह होती है ना, वहां से रूट क्या करता है कि जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो एयर को ऊपर की तरफ भेजती हैं। ठीक है, टेक अप एयर, ठीक है, ऊपर की तरफ भेजने का काम करती हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आगे है, कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। ठीक है, ओवर वाटर्ड मतलब कि ज्यादा पानी से भर जाना। तो क्या होता है कि जो पॉटेड प्लांट होते हैं, जो गमले में लगाए हुए पौधे होते हैं, जब उन्हें बहुत ज्यादा पानी दे दिया जाए, है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा जब उनमें पानी डाला जाए, ओवर वाटर्ड उन्हें कर दिया जाए, तो क्या होगा, क्या हो सकता है ना। तो क्या आप इस बारे में गैस कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन किया गया है, आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने जाना कि जो रेस्पिरेशन होती है ना, जो श्वसन क्रिया होती है, वो कैसी होती है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया होती है। वाइटल मतलब कि महत्वपूर्ण, बायोलॉजिकल मतलब जैविक, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, है ना। तो आपने इस चैप्टर में जाना कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन की क्रिया होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उन्हें किसकी जरूरत होती है? रेस्पायर की नीड उन्हें होती है, श्वसन की उनको जरूरत होती है, टू गेट द एनर्जी, है ना, एनर्जी ग्रहण करने के लिए, एनर्जी पाने के लिए उन्हें श्वसन की जरूरत होती है। नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल, उनके जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उन्हें एनर्जी के लिए और जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए किसकी जरूरत होती है? रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, श्वसन क्रिया की जरूरत होती है। श्वसन क्रिया से उन्हें एनर्जी मिलती है और श्वसन क्रिया से वो सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।